हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस सप्ताह हमने आपकी आरोह बुक का पाठ 5 गलता लोहा पढ़ा। पाठ का नाम था हमारा गलता लोहा और इसके लेखक हैं बेटा शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 1932 अल्मोड़ा में हुआ। बेटा जो ये गलता लोहा कहानी है, शेखर जोशी की जो कहानी कला है उसका ये एक नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना कम है। क्या कहा है लेखक ने? देखो इसमें कहानी में लेखक के बारे में कि शेखर जोशी के लेखन के अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना कम है, उसका अर्थ क्या है उतना ही ज्यादा गहरा है। ठीक है, लेखक की किसी टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी यानी बहुत ही बुद्धिमान किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। यानी बेटा ये जो कहानी है ये क्या है, जो मोहन है वो ब्राह्मण जाति से है, जो धनराम है उसका मित्र वो क्या है, वो उसके पिताजी लोहार हैं, वो लोहे का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन मोहन क्या है, अंत में क्या होता है, उनके जो ये जातिगत जो विभाजन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। कहानी के अंत में आपने पढ़ा है कि किस तरह से मोहन जो है वो धनराम के जो काम करने का जो जहाँ पर बैठकर वो काम करता है लोहार का, लोहे का, वहां पर बैठकर क्या करता है, मोहन खुद बैठता है और अपनी कुशलता दिखाता है, जिससे सारे जातिगत जो बंधन है वो टूट जाते हैं। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कश के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना का प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। कहानी के अंत में आपने पढ़ा भी है कि धनराम से वो जिस शेप में धनराम लोहे को देना चाहता है, जो शेप जो आकार, वो धनराम से नहीं दी जाती और मोहन क्या करता है, आखिर में उस ऑफर पर बैठकर वो उस लोहे को आकार दे देता है। चलिए एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं। मोहन क्या है, एक निर्धन पुरोहित वंशीधर का बेटा है। पुरोहित अपनी पुरोहिताई से अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं थे। यानी दान दक्षिणा जो भी उसको मंदिरों से मिलती, जो भी लोग उसको दान दक्षिणा देते, उससे क्या है, उसके परिवार का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चल पाता था। उन्हें मोहन से बहुत आशाएं थी। मोहन एक बुद्धिमान छात्र था। ठीक है, तो वो ये सोचता था कि जो मेरा बेटा है वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा और हमारे परिवार की गरीबी को दूर करेगा। मोहन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का बालक था, यानी बुद्धिमान था, इंटेलिजेंट था। स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह का कहना था कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, और जो उसके स्कूल का जो मास्टर था त्रिलोक सिंह, वो भी क्या कहता था कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। प्राइमरी स्कूल पास करने पर मिली छात्रवृत्ति ने मोहन को एक मेधावी छात्र सिद्ध कर दिया। जब उन्होंने धनराम और मोहन दोनों ने क्या प्राइमरी स्कूल की परीक्षा पास की, तो मोहन को बेटा छात्रवृत्ति मिली, स्कॉलरशिप मिली, जिससे क्या है, उसके पिताजी भी और उसके मास्टर त्रिलोक सिंह भी, उनको ये यकीन हो गया कि ये जरूर एक ना एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वो कहानी में आप पढ़ ही चुके हो। मोहन के पिता वंशीधर की हार्दिक इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उन्होंने उसे आगे पढ़ने के लिए क्या है, उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए।
आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी भी क्या थी, एक समस्या थी कि कैसे उसको पार किया जाए। बारिश के दिनों में उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, वो क्या थी, उसके लिए एक समस्या बन जाया करती थी। इन समस्याओं को देखते हुए मोहन के पिता ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर, यानी उन्हीं की जान पहचान का एक आदमी था, उनके घर क्या किया, मोहन के रहने का बंदोबस्त कर दिया। किंतु एक बार नदी में बाढ़ आने पर अपने बच्चे की कुशलता चाहने वाले वंशीधर मोहन को क्या किया, उन्होंने अपने घर वो वापस ले आए। इसके बाद वे निरंतर पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे कि अब क्या होगा। एक दिन पुरोहित बिरादरी का ही एक युवक रमेश, यानी उन्हीं की बिरादरी का, पंडित ही, ठीक है, उन्हीं की बिरादरी का एक युवक रमेश जो कि लखनऊ में रहता था, वो अपने उन्हीं के गांव में आया हुआ था छुट्टियां बिताने, ठीक है, छुट्टियों में गांव आया हुआ था। वह लखनऊ में नौकरी करता था। मोहन के पिता ने मोहन की आगे की पढ़ाई की चिंता उसके सामने रखी। तो रमेश ने क्या कहा, रमेश ने वंशीधर जी को न केवल सांत्वना दी बल्कि मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दिया। और रमेश ने क्या किया, रमेश ने भी हाँ कर दी कि तुम इसे मेरे साथ भेज दो। जहाँ परिवार के 4 सदस्य रहते हैं वहीं ये 5वां रह लेगा, तो क्या बात हो गई। रमेश उस टाइम उसको खुशी खुशी वहां से ले गया, ठीक है। और वंशीधर भी मान गए, उन्होंने भी मोहन को रमेश के साथ भेज दिया। उसने मोहन को ठीक प्रकार से रखने और उसे पढ़ाने का आश्वासन भी दिया। वंशीधर जी इस बात के लिए सहर्ष होता बेटा खुशी खुशी, सीख, ठीक है। स यानी साथ में, हर्ष यानी खुशी, यानी खुशी के साथ तैयार हो गए और उन्होंने मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया। लखनऊ पहुंचने पर मोहन के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ, यानी उसकी जो गांव की जो लाइफ थी, जो उसका रहन सहन था, वातावरण था, वो सब कुछ उसके लिए सब कुछ परिवर्तित हो गया। एक नया अध्याय उसके जीवन का शुरू हो गया। घर की महिलाएं उसे सारा दिन काम में व्यस्त रखती थी, ठीक है। रमेश के घर में 2 महिलाएं थी, एक मोहन की चाची लगती थी, एक मोहन की भाभी लगती थी, वो दोनों, और साथ में पड़ोस की जो औरतें थी वो भी मोहन से कभी कुछ काम करवाती, कभी कुछ काम करवाती, कभी बाजार से कुछ सामान मंगवाती। तो मोहन पूरा दिन पढ़ने की बजाय क्या है, काम में ही लगा रहता, सारा दिन वो उसको काम में व्यस्त रखती थी। रमेश ने उसे घर में नौकर के समान रखा और उसका दाखिला साधारण स्कूल में करा दिया। क्या है, रमेश जिस ओहदे पर था, जिस पोस्ट पर वो नौकरी करता था, उसके लिए ये बताना कि ये गांव से ही है, मेरा भाई है या बेटा है, मतलब उसने ऐसी कोई कुछ नहीं उसको बताया कि ये मेरे गांव से है, बल्कि क्या, एक जो घरेलू नौकर होता है उसके समान ही उसके साथ व्यवहार किया और वही ओहदा उसको दिया। किसको, मोहन को। सारा दिन घर के काम करते रहने के कारण मोहन थक जाता था और पूरी तरह से पढ़ नहीं पाता था। इस प्रकार वह गांव का मेधावी छात्र मोहन सामान्य बालक बनकर रह गया था। पहले तो क्या था, मोहन क्या था, गांव में मेधावी छात्र था, सबसे कक्षा में, अपनी कक्षा में अव्वल आता था, बल्कि जो उसका मित्र था धनराम, वो क्या था, वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था और इसी कारण मास्टर जी भी उसको संटी के साथ, एक स्टिक के साथ उसको बहुत बुरी तरह से मारते थे। ये तो कहानी में आप एक उदाहरण के थ्रू पढ़ चुके हो कि कैसे धनराम को 13 का पाड़ा याद नहीं होता और किस तरह से जो मास्टर त्रिलोक सिंह है वो उसका कक्षा में अपमान करते हैं, उसको मारते हैं। ये सारा आप कहानी में पढ़ चुके हो, ठीक है। मास्टर त्रिलोक सिंह क्या कहते हैं कि तेरा जो दिमाग है उसमें विद्या का ताप कहाँ से लगेगा, तेरे दिमाग में तो लोहे का ताप भरा हुआ है, लोहा भरा हुआ है। मतलब मास्टर त्रिलोक सिंह इतने अपमानजनक शब्द भी धनराम को बोल देते हैं और मोहन की वो हमेशा प्रशंसा करते थे क्योंकि मोहन हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता था। लेकिन
अब जो स्थिति थी वो क्या है, परिवर्तित हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जो मोहन है वो लखनऊ जाकर सारा दिन काम में व्यस्त रहता और वो एक मेधावी छात्र की बजाय क्या है, एक सामान्य छात्र बनकर रह गया था। उसका गांव से नाता लगभग टूट ही गया। उसने अपने माता पिता को भी अपनी वास्तविक स्थिति नहीं बताई, क्योंकि वह उन्हें यह सब बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। मोहन 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करके छुट्टियों में जब आया हुआ था, जब वह वापस लखनऊ लौटा तो उसने अनुभव किया कि रमेश और उसके परिवार के सदस्य उसे आगे बढ़ाने के हक में नहीं थे। यानी एक मतलब मोहन का जब मन करता कि मैं गांव जाऊं तो रमेश उसको ये कहकर टाल देता था कि इस छुट्टियों में नहीं, आप अगली छुट्टियों में जाना। और एक बार ऐसा हुआ कि मोहन अपने गांव में छुट्टियां बिताने आ गया, लेकिन जब वो वापस लखनऊ गया, यानी उस समय तक उसने 8वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। जब वो वापस लखनऊ गया तो क्या है, रमेश और उसके परिवार वाले सब उसे क्या कहकर मतलब क्या कहने लगे कि आगे तो जो BA MA करते हैं वो ऐसे ही बेरोजगार घूमते हैं, तुम्हें कोई हाथ का काम सीखना चाहिए। इस तरह की बातें उसे दोबारा वापस लखनऊ जाकर सुनने को मिली। उनका मानना क्या था कि बहुत से BA MA ऐसे ही बेरोजगार फिरते रहते हैं, अतः मोहन को हाथ का कोई काम सीखना चाहिए। रमेश ने मोहन को एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया, जहां उसको हाथ से काम करना सिखाया जाता है। उसकी दिनचर्या में तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। वह सारा दिन घर का काम करता और पढ़ाई के लिए उसे अवसर मिलता ही नहीं था, यानी पढ़ने का समय तो उसे मिलता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। किसके लिए? नौकरी करने के लिए। इस प्रकार गांव के मेधावी मोहन का भविष्य शहर में आकर चौपट हो गया। मोहन के पिता को जब वास्तविकता का पता चला तो उन्हें गहरा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ उन्हें। समय बीतने के साथ साथ मोहन वापस अपने गांव में आकर रहने लगा। एक दिन मोहन अपने खेत के किनारे की कांटेदार झाड़ियों की काट छांट करने के उद्देश्य से घर से निकला था कि मैं खेत में जाऊं और जो खेत के आसपास जो कांटेदार झाड़ियां उगी हुई हैं उनको मैं साफ कराऊं। उसने देखा कि उसके हंसुए की धार कुंद पड़ गई है। हंसुआ क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया भी था। हंसुआ क्या होता है? एक दराती टाइप औजार होता है जिससे हम घास को काटते हैं। ठीक है, घास काटने का एक औजार, सिंपल साधारण शब्दों में उसको हम दराती भी बोलते हैं। और एक शब्द आया आपके पास यहाँ पर, कुंद। बेटा कुंद शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, ठीक है, फूल भी है, पेड़ भी है, लेकिन यहाँ पर कुंद का क्या अर्थ है? धार तीक्ष्ण न होना, यानी धार जो उस दराती की जो काटने की जो क्षमता थी वो क्या है, बिल्कुल ही खराब हो गई थी। मतलब वो काटने की हालत में नहीं थी कि वो घास को काट सके, बिल्कुल ही धीमी पड़ गई थी उसकी, तीक्ष्ण न थी, तीखी नहीं थी उसकी घास काटने की क्षमता। ठीक है, तो क्या है, उसने देखा कि हंसुए की धार कुंद पड़ गई है, यानी वो बिल्कुल ही खराब सी हो गई है। उसकी धार तेज करवाने के लिए वह अपने बचपन के सहपाठी धनराम लोहार के ऑफर पर गया। ठीक है, जहां पर धनराम लोहे का काम करता था। धनराम गांव की शिल्पकार जाति से संबंध रखता था। शिल्पकार कौन होते हैं बेटा? जो हाथ का काम करते हैं। ठीक है, शिल्पकार जो हाथ से काम करते हैं। और मोहन पुरोहित जाति का था, और वो क्या था? पंडित था, जो हवन वगैरह करते हैं, मंत्र बोलते हैं। ब्राह्मण लोगों का शिल्पकार जाति के लोगों से मिलना जुलना उचित नहीं माना जाता था। जो ब्राह्मण लोग थे, अगर वो शिल्पकार जाति के लोगों से मिलते तो वो उचित नहीं माना जाता था, ठीक नहीं माना जाता था। मोहन ने यह सब जानते हुए भी, मतलब मोहन सब जानता था कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, मेरा यहाँ इतनी देर तक खड़े रहना या धनराम के साथ बात करना ठीक नहीं है। फिर भी मोहन यह सब जानते हुए भी धनराम के ऑफर पर काफी देर बैठा रहा। मोहन के हंसुए की धार तेज करने के बाद धनराम लोहे की
एक मोटी छड़ को गोलाई में मोड़ने लगा। एक मोटी छड़ थी उसके पास जो वो गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था, किंतु सफल नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो उसे उस गोलाकार में वो मुड़ ही नहीं पा रही थी। तभी अचानक मोहन अपनी जगह से उठा। उसने लोहे की छड़ को पकड़कर स्थिर किया, यानी उसने लोहे की छड़ को पकड़ा और क्या है एकदम से सीधा किया, और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर उसने धनराम के हाथ से हथौड़ा ले लिया और नपी तुली चोट लोहे पर की, यानी जहां एग्जैक्ट जो चोट होनी चाहिए थी, जहां एग्जैक्ट उसको मारना चाहिए था, वहीं पर उसने मारा। उसके बाद उसने अपने हाथों से धोकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करके निहाई पर रखकर ठोक पीट कर लोहे को सुघड़ गोले का रूप दे दिया। क्या है, उसने अपने हाथों से क्या किया, आग जलाई, उसमें लोहे को गर्म किया, ठीक है, और क्या है, और उसको गोला का रूप दे दिया खुद अपने हाथों से। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि धनराम हैरान होकर खड़ा रहा, यानी एकदम वो हैरान हो गया कि कहाँ तो यहाँ ये ब्राह्मण जाति के लोगों का यहाँ खड़े होना भी उचित नहीं माना जाता, और इसने मेरे हाथ से छड़ ले ली, हथौड़ा ले लिया और चोट मारकर उसको गोलाकार आकार दे दिया। मतलब वो हैरान हो गया। वह पुरोहित खानदान के एक युवक को भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हैरान था कि उसने कैसे भट्टी पर बैठकर उसको उस छड़ को गोलाकार रूप दे दिया। दूसरी ओर मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के गोले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक कौन होता है बेटा? देखो, सर्जक होता है निर्माण करने वाला, ठीक है, नया रूप देने वाला, सर्जक नई रचना करने वाला, ठीक है। क्या है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी कि कैसे उसने एक नया रूप दे दिया था, कैसे उसने एक नई रचना कर दी थी, और वह जातीय भेदभाव से कोसों दूर था। और उस समय क्या है, उसके मन में कोई भी जातीय भेदभाव नहीं था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ, ये काम तो शिल्पकार जाति का है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा, समझ लेना। अगर कहीं आपको लगे कि मैम यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना, और अपनी उत्तर पुस्तिका जरूर पूरी कर लेना बेटा। धन्यवाद।